अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉड्यूल नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो हम देख सकते हैं कि ड्यू टू XYZ मिसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैज अकर। जो क्वालिटी की सबसे बड़ी और खतरनाक चीज़ ये है जो हर कंपनी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो ना हो, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि वहाँ आप ह्यूमन लाइफ से डील करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर हाउस में आग लग जाए तो वहाँ पर इस सिचुएशन के लिए एमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग रिक्वायरमेंट ये किसी भी कंपनी की टॉप प्रायोरिटी होती है। वो कहते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट हमारी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ एंड फाइनेंशियल डैमेजेस, इन दोनों की सॉफ्टवेयर हाउस में जीरो टॉलरेंस होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी ये हमें नजर नहीं आती। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, इसको हम कहते हैं स्लीपिंग कॉस्ट। इसमें हमें पता होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है लेकिन वो ग्रेजुअली हो रही होती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है लॉस ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन वो चीज़ है जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी कंपनी रन कर रही होती है। एक दफ़ा जब आप अपनी रेपुटेशन को खो दें देन इट इज़ वेरी हार्ड टू रिकवर इट। अमूमन जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं स्टार्टअप वाले, दे आर रन बाय वेंचर कैपिटलिस्टिक, यानी इनमें इन्वेस्टमेंट VC करते हैं। वंस यू हैव क्वालिटी इशू दे एक्चुअली बैक ऑफ। व्हेन यू डोंट हैव द फाइनेंस टू रन योर कंपनी देन इट बिकम अनसस्टेनेबल। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इसमें आप जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एतमाद खो देते हैं। जैसे नोकिया के CEO ने अपनी आखिरी स्पीच पे कहा था, वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। उनकी गलती ये थी, दे वर नॉट एबल टू फॉलो द इमर्जिंग ट्रेंड्स। इम्पैक्ट एनालिसिस अप्रोच। मिसिंग क्वालिटी कैन इम्पैक्ट कस्टमर एंड सप्लायर आल्सो। बोथ स्टेक होल्डर्स कैन हैव टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इम्पैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी। कस्टमर वो होता है जो सॉफ्टवेयर को परचेज या एक्वायर करता है और सप्लायर वो होता है जो खुद डेवलपमेंट कर रहा होता है। जब आप क्वालिटी की किसी एट्रीब्यूट को मिस कर देते हैं तो ये दोनों एंटिटीज होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। अब कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं? पहला इम्पैक्ट होता है टेंजिबल इम्पैक्ट, कॉस्ट बेस इम्पैक्ट, जिसको हम पेपर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इम्पैक्ट होता है इंटेंजिबल इम्पैक्ट, मीन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डेटा। फाइनेंशियल लॉस के अलावा जो चीज़ इम्पैक्ट होती है वो है क्लाइंट का टाइम और क्लाइंट का डेटा, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी पेपर पर। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस अप्रोच। कस्टमर कैन लॉस डेटा और इवन फिजिकल इंजरीज। टाइम स्पेंड ऑन डूइंग रूट कॉज एनालिसिस ऑफ द इशू एंड टू फिक्स इट। हम डेटा के लॉस को रिकवर कर सकते हैं अगर जहाँ से आपने सर्विस ली हुई है उन्होंने डेटा का बैकअप रखा हुआ हो, लेकिन डेटा का बैकअप नहीं रखा हुआ तो फिर आप डेटा को लॉस कर देते हैं। नंबर 2, अगर किसी कस्टमर को कोई इशू आ रहा है तो वो डायरेक्ट वेंडर से रब्ता नहीं करेगा कि ये आपकी साइट का इशू है। यहाँ पर कुछ ऐसे इशू भी हो सकते हैं जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं है क्लाइंट साइट के ऊपर, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम या वेबसाइट वो लॉगिन नहीं हो रही या आपको सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आ रहा है। इन चीज़ों के ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट होता है वो क्लाइंट का है। मसलन अगर क्लाइंट को रूट कॉज को मालूम करने के लिए क्लाइंट साइड को कोई इशू आ रहा है देन इट हैज अ सर्टेन वैल्यू। देन सप्लायर हैज टू बियर द कॉस्ट ड्यू टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू क्लाइंट। अगर कोई बग आ गया है या कोई डिफेक्ट आ गया है तो जो वेंडर है इसको फिक्स करने की जितनी भी कॉस्ट आनी है वो सप्लायर ने पे करनी है, क्योंकि जो कस्टमर है इसने ऑलरेडी पे किया हुआ है। तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट आनी है वो सप्लायर की जेब से आती है। इन वर्स्ट के सिनेरियो में जो कस्टमर है वो लॉस भी कर सकते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने सर्विस मुहैया नहीं की, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। नाउ द सप्लायर हैज टू कंपनसेट अस। The last approach in the case of missing software quality requirement is risk analysis approach. Risk analysis approach ये कहती है कि अगर आपको मिसिंग क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है और आप रिस्क एनालिसिस अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं then you first know all the factors that can contribute, और आप उन फैक्टर्स का एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन
ये वेरीफाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देन यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई टू थिंग्स। पहले कि कौन कौन सी सर्विस मुझे चाहिए और इन सर्विस की गेटिंग डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रिस्क इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। RE इज इक्वल टू P इंटू आई। लेवल ऑफ रिस्क, जब आपने ये लिस्ट डाउन कर लिया कि कौन कौन सी सर्विसेज जो कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायर है, जैसा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्राउजर कैपेबिलिटी, सिक्योर कनेक्शन, VPN एंड सो ऑन, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क एनालिसिस करते हैं कि हर सर्विस को इसके क्रिटिकल लेवल के साथ आप अटैच कर देते हैं। क्रिटिकल लेवल ये होता है कि हाउ मच यू कैन बियर एज अ क्लाइंट इफ अ सर्विस वेंट डाउन। इट इज टॉलरेंस लेवल। फर्स्ट लेवल है कैटास्ट्रोफिक, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है। एक ऐसी सर्विस विच एज अ क्लाइंट यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो डाउन, मतलब आपको वो सर्विस 24 घंटे चाहिए ही चाहिए, और कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट हो सकता है या ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आपने मिटिगेट करना होता है इस लेवल ऑफ रिस्क में। दूसरा लेवल है क्रिटिकल। इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपको अपनी वेबसाइट की अवेलेबिलिटी 24 घंटे चाहिए तो है, लेकिन ऑफिस टाइम यानी 9 AM to 5 PM इट इज नॉन निगोशिएबल, यानी 9 से 5 आपको ये सर्विस हर हाल में चाहिए, इसकी जरूरत आपको हर टाइम है, ये नॉन निगोशिएबल है। और अगर इसके बाद कोई ब्रेक हो जाता है देन इट इज एक्सेप्टेबल एंड देयर इज लेस चांस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। then you will place the relevant mitigation strategies accordingly. The third level is marginal. मार्जिनल से मुराद ये है कि यू कैन अफोर्ड टू हैव द इंटरप्शंस। जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने कोई सर्विस इस्तेमाल करनी है, जैसे ड्रॉपबॉक्स। अब अगर ड्रॉपबॉक्स वालों ने ये मैसेज भेजा है कि let's pause on X day due to maintenance, our service will not available for 5 hours. They tell us in advance and we can planning accordingly. Mean we can afford to have an interruptions in the internet but in advance we know it. चौथा लेवल है negligible, यानी आपको इंटरनेट की सप्लाई चाहिए लेकिन you don't need it continuous and you can bear the interruptions and you are using it टाइम टू टाइम। मिसाल के तौर पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेस्कटॉप बेस है, इसमें आपको इंटरनेट उस वक्त चाहिए होता है जब आपने कोई चीज डाउनलोड करनी होती है। रैशनल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम QMS भी कहते हैं। अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ फॉर्मलाइज्ड सिस्टम टू अचीव क्वालिटी, इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू अचीव quality, and the department which ensure that we have a good QMS is called EQMS, यानी Enterprise Quality Management System. Quality Management System is one factor to ensure of having a quality software engineering. A QMS यानी Quality Management System is a collection of certain policies, processes जिसकी वजह से हम क्वालिटी को अचीव करते हैं। क्वालिटी लेवरेज पॉइंट्स, आप ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इनमें पीपल कौन से होते हैं? पीपल डेवलपर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, QA टीम्स होती हैं एंड सो ऑन। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिस चीज़ को यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जैसे PHP, .NET, टीम कोलैबोरेशंस, इनको आप यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन टेक्निकल लोगों को पता होती हैं कि लोग कुछ बना रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ये एक लेवरेज पॉइंट है। इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो है प्रोसेस का। प्रोसेस मीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी आर एक्चुअली बाइंड विद द हेल्प ऑफ processes. Finance talent is unable to perform due to lack of understanding of processes. Talent need guidance also to produce quality. और ये जो guidance है इसको process के तौर पर मिलती है। Why process is needed? The great productivity dip, मतलब जब आप प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे
तो आप अपनी पोजीशन, डिजायर पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक काम को करने में 6 घंटे लगता है, तो हो सकता है जब आप प्रोसेस इस्तेमाल करें आपको वही काम करने में 4 घंटे लगे। इसमें क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। अ प्रोसेस इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म टू अचीव अ given purpose. More importantly, process is integration point to ensure synergy. Process is not a magic stick. Process need time to yield result. Working hard is not an answer. Work smart. Next topic is process benchmarking. Benchmarking से मुराद ये है कि आप you define X standard and then you implement a process and you get some result. And then you compare your result with X standards and then you see how much you have comply with the process. मतलब जब भी हम कोई प्रोसेस बनाएंगे तो इसको आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस भी पर्पस के लिए आपने उस प्रोसेस को बनाया है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब आप इस प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स तो आप इसको बेंचमार्किंग कहते हैं। प्रोसेस का डेटा वो एक्चुअली प्रोजेक्ट से आता है। प्रोसेस आपको एक काम करने का तरीका बताता है, वो काम करने का तरीका किस हद तक फॉलो हुआ है और किस हद तक फॉलो नहीं हुआ, ये आपको प्रोजेक्ट का डेटा बताएगा इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स। एंड देन यू कंपेयर दैट डेटा विद द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, यानी जो गोल आपने डिफाइन किया हुआ था शुरू में कि मैंने एक्स पर पहुंचना है, एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा वी विल सी वेदर we have achieved X or we are at X minus 2, at X or X minus 5 or X minus 20। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने X को पूरे का पूरा अचीव कर लिया हो। It does not work like that. You just have to identify how much closer you are towards X, and X is your bench value or desirable value which you want to achieve. Mean the more close you are towards the value of X, the more good you are. The next topic is organization versus processes. Organization needs step to perform to complete a प्रोजेक्ट। प्रोसेस का मेन गोल यही है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। प्रोसेस का शॉर्ट टर्म रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकता। इट इज नॉट एन ओवरनाइट चेंज। रीजन क्योंकि जो प्रोसेस है इसको हम कल्चरल चेंज कहते हैं। इम्प्रूवमेंट इज चेंज इन कल्चर। There is no silver bullet to achieve change in culture. Mature versus immature organizations. Immature organizations process improved during project और mature organization they have a good communication. अब इसमें immature में क्या होता है, improved processes being ignored, मतलब जो approved process होते हैं उनको ये ignore कर देते हैं, और जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो वर्क अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, वो एक प्लान पर चलती हैं, एक पाथ को फॉलो करती हैं, एक रोड मैप पर चलती हैं। इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस ये रिएक्टिव होती हैं, नॉट प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मीन दे डोंट डील द इशू प्रोएक्टिवली, दे डोंट मेक श्योर कि कोई मसला ना आए। और जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट विद प्रोसेसेस। इमेच्योर अनरियलिस्टिक बजट एंड स्केड्यूल, इनका फिक्स बजट नहीं होता, ये बजट चेंज करती रहती हैं या फिर इनका कभी बजट टाइम पर नहीं आता। और जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं प्रोसेसेस अपडेट एज नेसेसरी, वो प्रोसेस को अपडेट करते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है। इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी सैक्रिफाइस फॉर स्केड्यूल, और ये जो मेच्योर होती हैं ये कभी भी अपनी क्वालिटी पर सैक्रिफाइस नहीं करती। और इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन नो ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ क्वालिटी, और जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं मैनेजमेंट फॉर्मली कमिट्स। इन शॉर्ट मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर स्टेबिलिटी, और जो इमेच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं रिलाई ऑन गट फीलिंग्स रेदर देन डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स। The next topic is process model overview of CMMI. CMMI is collection of best practices, not just text or standard. They are different maturity levels. Each maturity level have associated process areas. It is just a collection of best practices. It is a set of some processes which we followed will leave good results. और इसमें चेंज क्या आते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, चेंजेस विल कम इन
इंक्रीमेंट्स मीन क्राइसिस को प्रिवेंट करने की जो कास्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन जो क्राइसिस को हैंडल करने की कास्ट होती है वो ज्यादा होती है। बिहेवियर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ CMMI। Behavior reflect different stages of implementation of CMMI. Each maturity level comes with set of practices or implementation. Every behavior is evaluated and appraised. हर behavior को evaluate किया जाता है। Metric based evaluation is defined for every ही बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि जो अच्छी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होती है ना वो किसी बंदे पर डिपेंडेंट नहीं होती। इट शुड नॉट बी पीपल डिपेंडेंट, इट शुड बी प्रोसेस डिपेंडेंट। मैट्रिक्स ये होता है कि अगर आपने कुछ गोल को आइडेंटिफाई किया है तो वो गोल आपने कितने % हासिल किए हैं। CMMI मैच्योरिटी लेवल 1। अब जो लेवल 1 है ना उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल। इसमें प्रोसेसेस पुअर होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास अपना कोई रोड मैप मौजूद नहीं होता जिसको वो फॉलो करते हैं, और अगर कोई गड़बड़ होगी तब भी वो इसको फिक्स करेंगे। इसको फायर फाइटिंग कहते हैं। इसका रीजन ये है कि इनके पास एस्टेब्लिश प्रोसेस नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन इतनी अनस्टेबल है कि वो टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रही, और सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर टैलेंट को रिटेन करना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। सो द पॉइंट इज के लेवल 1 का जो मैच्योरिटी लेवल है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है पूर्ली डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस को, और हर वक्त ये फियर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और जब गड़बड़ होगी तब देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है कि व्हाट टू डू व्हेन देयर इज सम इमरजेंसी।